सबों को विश्व आदिवासी दिवस 2021 के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पिछले 2018, 2019, 2020 आपने आदिवासी दिवस जिस प्रकार हम निगल मैदान में मनाते थे तो नहीं मनाए, क्योंकि हम उपलब्ध नहीं थे। और पुनः 2021 में हम फिर से मना रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका श्रेय आपको जाता है। अगर आपने साथ नहीं दिया होता और आप लोगों ने आर्थिक मदद नहीं की होती तो शायद आज हम लोग जेल में ही होते और आपके समक्ष ना हो पाते, उपलब्ध ना हो पाते, और शायद इस साल भी आदिवासी दिवस का अनुपालन नहीं कर पाते। तो आप सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और साथ में आज इस मंच से जो पूरे विश्व में लाइव चल रहा है, लोग देख भी रहे हैं, तो इस मंच के माध्यम से मैं वर्तमान हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार का तहे दिल से आदिवासी महासभा की ओर से और तमाम आदिवासी समुदायों की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने आया और समझा कि कहीं न कहीं हम सही हैं, गलत नहीं है, और हम लोगों का सभी केस वापसी का आह्वान किया, ऐलान किया। और खुशी इस बात की है कि पिछले एक सप्ताह में सरायकेला में जो हमारे ऊपर पत्थरगड़ी से संबंधित 2 केस थे, उसको सरकार ने उस केस जो GR नंबर कहते हैं, उस केस के रिकॉर्ड को डिस्पोजअप, मतलब उसको समाप्त करने के लिए जज ने आदेश पारित किया है। इसके लिए मैं तमाम झारखंड के हमारे आपका हेमंत सोरेन के साथ साथ विधायक और मंत्रीगण जिन्होंने पत्थरगड़ी आंदोलन के अगुवाओं को जेल से रिहा करने के लिए और केस को समाप्त करने के लिए समर्थन किया था, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर विनोद कुमार सिंह हमेशा से मुखर रहे हैं इस मुद्दे पर, बागोदर के विधायक है, हमेशा से उठाते रहे हैं आपका पत्थरगड़ी के मुद्दे को, उनको भी मैं विशेष धन्यवाद आज देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। और साथ में बंधु की जी भी काफी सहयोग किया है, उनको भी इस मंच से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आइए हम आज का दिवस पर जिसलिए हम उपस्थित हुए हैं, जिसलिए यह दिवस हमें यूनो द्वारा नागोस को दिया है, उन बिंदुओं पर, उन विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आपने पिछले 2 दिन से आपने कल अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के माध्यम से 7 बजे लाइव अपने विभिन्न राज्यों से जुड़े प्रतिनिधि आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में अपने अपने क्षेत्रों और पूरे देश के समस्याओं पर अपनी बातों को रखा था। आज हम पुनः इस मंच से बहुत सारे बिंदुओं पे बात कर रहे हैं और हर एक देश के हर एक क्षेत्रों पे आदिवासी दिवस जो है इस तरह आपका जो है कोविड की वजह से छोटे छोटे स्तरों पर हर गांव, हर मोहल्ले में मनाया जा रहा है। इस बार झारखंड के लगभग हर क्षेत्र में मनाया जा रहा है। तो जब हम 2008-9 में शुरुआत किए थे तो लोग कहते थे, जब उनको आमंत्रित करते जाते थे तो लोग कहते थे कि अगर आप हमें छुट्टी करा देंगे तो आएंगे। तब लगता था कि यह असंभव है, फिर भी हमने लगातार प्रयास जारी रखा और पिछले 10-11 साल तक धीरे धीरे कार्रवाई को हमने बढ़ाता गया। अलग अलग संगठन के लोग इस दिवस को अनुपालन करने लगे, अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग समुदायों के लोग मनाने लगे। और पिछले आपका 2015-16 से
जिस प्रकार की भीड़ जो है आदिवासी दिवस के प्रति रुझान हुआ, उसे बहुत सा प्रदेशों की सरकार को झुकना पड़ा और आपका राजकीय अवकाश बहुत से प्रदेशों में घोषित हुआ और कुछ क्षेत्रों में जो है स्वैच्छिक अवकाश भी घोषित हुआ। तो इस बार राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में राजकीय अवकाश आज के दिन में रखा है। वहां के आपके न्यायालय भी आज बंद है और उसने घोषणा की थी कि इस बार सभी स्कूल में अनिवार्य रूप से आदिवासी दिवस का पालन करना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी झारखंड के हेमंत सरकार को भी कि उन लोगों ने भी हमारी आपका आदिवासियों की जो सेंटीमेंट है उसको समझा और इस बार झारखंड में भी आज के दिन राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। तो जिस छुट्टी को हम सोचते थे कि नहीं हो सकता था, हुआ। कई राज्य में स्वैच्छिक अवकाश है। तो हम लोगों ने एक राष्ट्रीय प्रस्ताव भी आपके कल पारित किया है, उसमें यह बिंदु भी शामिल है कि हमारे आदिवासी समुदायों के अलग अलग दिन में अलग अलग त्योहार होते हैं, उसके दिनांक या दिन एक ही नहीं है। तो भारत सरकार या राज्य सरकारों के दुविधा में रहना पड़ता है कि हम अगर आदिवासियों को छुट्टी दे तो कौन सा दिन में छुट्टी दे और कौन सा आपका त्योहार के लिए छुट्टी दे, तो उनको एक दुविधा की स्थिति बनी रहती है। तो एक आदिवासी दिवस ऐसा दिन है जिस दिन हर समुदाय, आदिवासी समुदाय के लोग, हर प्रदेश के लोग आज मनाते हैं। तो एक ऐसा कॉमन दिन है, इसको हम शायद राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित करा पाएंगे। तो आज हम लोग इस मंच से आपका मांग करना चाहेंगे सरकार से कि आगामी 9 अगस्त 2022 को भारत सरकार राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे विश्व आदिवासी दिवस को। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो आदिवासियों के लिए जो 5वीं और 6वीं अनुसूची जो आज हम देखते हैं और उसके कारण हमको बहुत सारे प्रोटेक्शन है, तो उसका श्रेय हमारे मानव गौप के जयपाल सिंह मुंडा का जाता है। और साथ में बहुत से खिलाड़ी भी थे, बहुत प्रतिभावान अपने शख्स थे। तो हमारी मांग रही है और आज इस मंच से एक मांग और रखते हैं कि भारत सरकार मानव गौप के जयपाल सिंह मुंडा को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करे, ऐसी मांग हम आज रख रहे हैं। मतलब जिसको पूरा देश लाइव कर रहा है। मैं चाहूंगा देश के सारे आदिवासी जो देख रहे हैं इस बिंदु पे समर्थन करें। अगर करते हैं तो हम ये वो दूर नहीं कि हम जयपाल सिंह मुंडा को भी भारत रत्न क्यों नहीं दिला पाए। जिस प्रकार आपने देखा होगा सिमोन ओरांव को 2016 में हम लोगों ने कहा था कि इनको आपका अवार्ड मिलना चाहिए भारत रत्न, कम से कम पद्मश्री मिला। तो हमको शुरुआत करना पड़ता, शुरुआत में लगता है कि असंभव होता है। तो साथ साथ हमने पिछले 2 दिन में जो विभिन्न प्रदेशों से जो अपने वेबिनार के माध्यम से अंडमान का हो, आसाम का हो, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के लोग जो अपनी बातों को रखे हैं, बहुत सारे समस्याओं पर जो है चिंतन मंथन किया है। विशेषकर आपका विस्थापन प्लान एक बड़ा मुद्दा उन लोगों ने बताया है, लेकिन आपका जो असम और बंगाल है उसकी समस्या थोड़ा अलग है। असम में सबसे बड़ी समस्या है कि वहां के जो आदिवासी हैं जिनको हमारे क्षेत्रों से अंग्रेजों ने 150 से 200 साल पहले वहां ले जाकर चाय बागानों में चाय की खेती कराने के लिए गए थे। वे लोग वहां जाकर जंगल झाड़ काट कर अपना खेती भी कर रहे थे, चाय का बागान में भी काम कर रहे थे। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो वह जमीन जो है सरकार ने सरकारी बोल के अपने वेस्ट कर लिया और जो चाय कंपनियों को दे दी। आज वो आदिवासी अपने जमीन में ही मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं और उनको जो है जो न्यूनतम मजदूरी जो मिलना चाहिए, तो जितने भी चाय बागान अब केरल या तमिलनाडु या उन क्षेत्रों पे जहां आदिवासी मजदूर नहीं है, उन क्षेत्रों में उनको न्यूनतम मजदूरी मिलती है।
लेकिन जहां जहां आदिवासी मजदूर चाय बागान में है वहां वहां न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। आपका बड़ा एक समस्या है, और इसके लिए हमें पूरे देश के लोगों को बलबंद होगा, क्योंकि उनकी एक हक है, अधिकार है। सारे इंडस्ट्री है, सारे इंडस्ट्री में न्यूनतम मजदूरी मिलती है, सिवाय हमारे आदिवासी मजदूर असम और बंगाल में काम करते हैं उनको नहीं मिलती। जब वो आंदोलन करते हैं, हलाते हैं, हल्ला करते हैं, तो 50 रुपए 60 रुपए बढ़ा देते हैं 5-6 साल में, फिर चुप हो जाते हैं। फिर थोड़ा हल्ला करते हैं 5-6 साल में, तो फिर आपका 30-40 रुपए बढ़ा देते हैं। बट न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती। न्यूनतम मजदूरी देने से एक एक आदिवासी को मुझे लगता है 30-40 से 50 लाख तक जो है एकर मिल सकता है, उनकी स्थिति सुधरती। तो आज मंच से हम उनकी समस्याओं को समर्थन करते, और हम है पूरे देश के आदिवासी मिलकर हम यहाँ से एक शब्द को भी देना चाहते हैं। दूसरी बात, अनुसूचित जनजाति का दर्जा असम में, अंडमान में वहां के आदिवासियों को नहीं। तो ये पेन है, यहां भी पेन है, लेकिन अंडमान में ले जाएंगे तो पेन ही रहेगा। हर चीज उसकी चीजें बदलती नहीं है। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी आपका अगड़ी जाति के लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, उसकी स्टेटस बदलती नहीं है। लेकिन आदिवासी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो आदिवासी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अनुसूचित जनजाति हम, अनुसूची में आपको दिखाया गया है, सूचीबद्ध है आप, तो आप इस राज्य में सूचीबद्ध है आपका अनुसूचित जनजाति के रूप में, लेकिन दूसरे स्टेट में सूचीबद्ध नहीं। तो इसीलिए आज इस मंच से हमारी मांग होगी कि संविधान में अनुसूचित जनजाति के साथ साथ हमें आदिवासी शब्द, हमें अबोरिजिन और इंडिजिनस शब्द से भी हमको नवाजा जाए और संविधान में इस शब्द को जोड़ा जाए। ये मांग हम लोग यहाँ से रख रहे हैं, और चाहूंगा कि तमाम संगठन भारत के जो इस लाइव आपका प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इसका समर्थन करें, ताकि हम जो है एक बड़ी आपका जो उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आपका अधिकार क्यों नहीं मिलता? आपको सारे कानून आपके पक्ष में, बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपका मानवाधिकार संगठन है। हम यूएनओ की बात करते हैं, यूएनओ में भी बहुत सारे आपका विंग अलग अलग आपका है जो आदिवासी हितों और महिलाओं बच्चों के लिए काम करते हैं, फिर भी हमें अधिकार नहीं मिलता। कानून तो बनते हैं, सारी चीज बनते, पर वो लागू नहीं होता। तो भारत सरकार ने इंडिया में आईएलओ कन्वेंशन 107 साइन किया है, जो कहता है कि आदिवासी जो अपने रूढ़िगत परंपराओं में, उनको अपनी परंपराओं से बाहर निकालकर उसे मुख्यधारा में ले जाना, मतलब आपकी भाषा संस्कृति को हटाकर आप संथाली मुंडा हो छोड़कर आपको चाहते हैं कि आप अंग्रेजी हिंदी बोले, मुख्यधारा में शामिल, वो उनकी मुख्यधारा वो है 107, आईएलओ कन्वेंशन 107। इसलिए कोई भी आप संस्था बनाते हैं भाषा को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, उसको फंड देता नहीं है। आपके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपके जो है बहुत सारे आपका संगठन बनाए हुए, आपका रजिस्टर्ड कराया हुआ, बट फंड नहीं देता, क्योंकि वो चाहते नहीं ना। आपके स्कूल जो सिलेबस है वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, आदिवासियों को कैसे हम उनकी चीजों से बाहर निकाल के मुख्यधारा में ले आए। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया का। उसमें एक कानून था, स्टोलन जनरेशन, मतलब एक बच्चा पैदा होगा आदिवासी घर में, जब वो 3 महीने का हो जाएगा तो बच्चा को सरकार छीन के ले जाएगी, चोरी करके, स्टोलन छीन के ले जाएगी, और बच्चा वो सरकार का हो जाएगा आपका, फिर वो बच्चा कभी नहीं मिलेगा, फिर बच्चा को कभी नहीं देख पाएंगे। और यह कानून 100 साल से भी ज्यादा दिनों तक ऑस्ट्रेलिया में चलता रहा। लेकिन जब क्योंकि 107 ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया था, उसमें ये कहता है कि आप उसको मुख्यधारा में ले आइए। तो आदिवासी को मुख्यधारा में कैसे लाएगा? आदिवासी जगह में रहेगा तो परंपरा से रहेगा, अपना भाषा बोलेगा तो मिक्स होगा। तो उसको मिक्स करने के लिए, मिक्स ब्रीड बनाने के लिए वो लोग जो है 3 महीने के बाद में ले जाया करते।
और 2007 में जब आपका ऑस्ट्रेलिया ने आपका आईलो कन्वेंशन आपका 107 साइन किया और आपका यूएन ड्रिप पर हस्ताक्षर किया, तो फिर ये कानून जो है वापस लिया और संसद में माफी मांगा कि काला कानून था, इसलिए हम शर्मिंदा है। फिर भी वो आदिवासियों को समाप्त नहीं कर पाया। 100 साल से ज्यादा सालों तक हर खानदान के, हर आदिवासी परिवार के बच्चे को पैदा होने के 3 मिनट बाद छीन लिया गया, उसके बाद भी आदिवासियों को समाप्त नहीं कर पाया। इसीलिए एक प्रस्ताव लाया गया, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द ऑफ द राइट्स ऑफ ऑन इंडिजिनस इशू। तो यूएन ड्रिप में भारत सरकार ने साइन किया प्रस्तावना, उसमें 46 प्रस्तावनाएं, आपको जमीन का अधिकार, आपको परंपरा का अधिकार, आपको जंगल का अधिकार, सारी चीज दिए गए। बट वो आपका साइन हुआ है 2007 में, लेकिन आज तक जो है आपको ना जानकारी है ना लागू हुआ, ना सरकार इसके बारे में बताती है। क्योंकि सरकार ने आईएलओ कन्वेंशन 169 साइन नहीं किया, उसको रेटिफाई नहीं किया। जब तक आईएलओ कन्वेंशन 169 भारत सरकार रेटिफाई नहीं करता है, आपको यूएन ड्रिप भी लागू करने दिक्कत हुआ, आपको आदिवासी मानने से भी वो इनकार करता है। इसलिए आपका 2003 में उसने यूएनओ में भी जाके कहा कि भारत देश में आदिवासी है ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको अनुसूचित जनजाति से आदिवासी का दर्जा, इंडिजिनस का दर्जा और आपका जो अबोरिजिन का दर्जा हासिल करना है, तो हमको दबाव बनाना होगा भारत सरकार को कि आपको आईएलओ कन्वेंशन 169 साइन करना होगा। जब जर्मनी जैसे विकसित देश ने अभी साइन किया आदिवासियों की परंपरा सिस्टम को बचाने के लिए, आपका आईएलओ कन्वेंशन 169 साइन किया, तब आप क्यों नहीं करें? क्योंकि आईएलओ कन्वेंशन 169 आदिवासियों की स्वशासन और उसकी परंपरा को मान्यता देता है। अगर ये आपका 1069 अगर साइन करता है, तो आपके पास वो शक्ति आ जाता है कि आपके बिना ग्राम सभा की अनुमति आपके क्षेत्र में जो पुलिस कैंप लगते हैं, आपका पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप लगते हैं, आर्मी कैंप लगते हैं, बिना अनुमति को नहीं लगा सकता। अधिकार है, एग्रीमेंट तो भारत सरकार साइन करता है, बट आपको जानकारी है नहीं है, हम मांग करते नहीं। तो ये हमारी चौथी मांग है कि भारत सरकार जो है आईएलओ कन्वेंशन 169 पर रेटिफाई करे। ये आज की यहाँ सी मांग है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, ऐतिहासिक फैसले, वो लागू आपके जो होते नहीं, बार बार कहते हैं, तो वो क्यों नहीं होते? CNT है बोलते हैं, बहुत सारे जमीन अधिग्रहण कानून है 2013 में बना, उसमें बहुत आपको शक्ति मिला। 5वीं सूची के बहुत सारे प्रावधान है, वनाधिकार अधिनियम है आपके लिए, फिर भी आपको उसका फायदा नहीं मिलता। क्यों? वो बड़ा सवाल है, क्यों आपको नहीं मिलता? हम इतना आप बोलते हैं कि 5वीं से लागू करो, लागू करो, लागू क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब सरकारी प्रक्रिया में हम जाते हैं, तो हम लोगों ने पिछले 10 साल में महसूस किया कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो कानून से नहीं चलते। जो डिबेट होता है हम लोग में, वो संविधान से नहीं चलते, वो सरकार के आदेश है, आदेशों से चलते। तो जब वो कानून बनता है, उस कानून की नियमावली बनाकर सरकार आदेश नहीं देती है, तो वो अपने तरीके से कानून को बोलते हैं और हम उस कानून को अपने तरीके से बोलते हैं। तो अगर इन सभी 5वीं अनुसूची, पेशा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, वनाधिकार कानून और CNT एक्ट, SPT एक्ट को लागू कराने हैं, तो कहीं न कहीं पेशा कानून के नियमावली सरकार को बनाने होंगे। आज इस मंच से मैं हेमंत सोरेन सरकार को कहना चाहूंगा कि आप जो है इस आदिवासी दिवस में आपका ऐलान कीजिए कि आप बहुत जल्द जो है पेशा का नियमावली बनाकर जो है हमें अधिकार देंगे, तो आज का दिन सार्थक साबित होगा। छत्तीसगढ़ ने भी प्रारूप बनाया, पेशा में जब नियमावली बनेगा तो आपकी पारंपरिक व्यवस्थाओं की शक्ति वहां लिखित होगी, पुलिस का रोल लिखित होगा,
प्रशासन का रोल क्या होगा गांव में लिखित होगा, और ग्राम सभा की पावर क्या होगा उस नियम में लिखित होगा। तो हमने अभी जो है छत्तीसगढ़ का आपका जो है प्रारूप बना है, पेशा नियम, पहला स्टेट है पेशा बना है, बट पेशा जो 3 टायर पंचायत है उसमें हल्का फुल्का जो चेंज करके उसी को ही लागू कर दिया उसने। कंप्लीट जो है आपका जो है बहुत आपका विस्तृत स्पष्ट जो नियम बनने थे पेशा में, किसी राज्य की सरकार ने नहीं बनाई। इसीलिए 5वीं OC और बाकी चीजें का फायदा आपको नहीं मिल रहा। तो मैंने वो प्रारूप छत्तीसगढ़ की पढ़ी है, उसमें लिखा है कि हर ग्राम सभा गांव में शांति सभा होगा, वहां आपके न्यायालय व्यवस्था होगी। उस नियम में लिखे होंगे कि कौन कौन सा केस जो है ग्राम सभा में ही समाधान होगा। वो जुडिशियल सिस्टम में पुलिस के पास जाएगा, ना ही आपका कोर्ट जाएगा। मतलब विल्किंसन रूल की को लागू करना है तो पेशा नियम बनाना होगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी भी आपका अपराधी को पुलिस अगर पकड़ने जाती है तो उस ग्राम सभा से उसे परमिशन लेना होगा, लिखित, जो पेशा का मैंने प्रारूप देखा। तो जो बातें हम लोग बोल रहे थे कि जाते तो ग्राम सभा पूछता है, हम लोग सवाल करता है, इसीलिए लोग जो है गलत व्याख्या कर रहा है, इसलिए इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगाया था। तो मैं सवाल करना चाहता हूं उन आपका जो है बड़े बड़े उद्योगपति से, बड़े बड़े आपके जो है 5-6 किलोमीटर का दायरा में दीवार लगा हुआ है, क्या आप वहां जाते हैं? दीवार लगा हुआ किस लिए है? अब यहाँ घेरा मार दिए, उसका गेट लगा दिए, इसका मतलब क्या है? आप लिखित रूप से आप कह रहे हैं या आप जो है अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि यहाँ घुसना मना है, यहाँ बिना अनुमति जाना मना है। उसका मतलब यही है, ये संविधान की गलत व्याख्या नहीं है। आपने बोला कि इधर कुत्ता से सावधान, इधर थूकना मना है, इधर जाना मना है, इधर घूमना मना है। देखिए क्या संविधान का उल्लंघन नहीं? मैंने बंगाल के चाय बागान की बात की। उस चाय बागान में जो चाय बागान है वहां का मालिक, वहां का रूल ऐसा नियम है, आपका टी का ऐसा बहुत सारा एक्ट है, चाय प्लांटेशन का बहुत सारा एक्ट है कि आपको एक चाय का दुकान, आप वहां पे मजदूरी कर रहे हैं, आपका घर का लड़का या बच्चा अगर चाय का दुकान भी लगाना चाहता है तो वो आपका जब तक परमिशन नहीं देगा चाय बागान का आपका मालिक या मैनेजमेंट, आप नहीं लगा सकते। गाय भी नहीं पाल सकते आप भेड़ बकरी पालने के लिए पूछना पड़ेगा। तो हम कहाँ जाते हैं? अपना नियम चलाता है, आपका उसका दायरा है, मतलब वो व्यवस्था है। चाय इंडस्ट्री एक व्यवस्था है और व्यवस्था के अंदर में वह अपने नियम और व्यवस्थाओं से चलता है। उसके भीतर में टाटा स्टील या टेल्को के भीतर में बहुत सारे आपके एम्प्लॉई और मजदूरों के साथ रोज बहुत सारे हादसे, बहुत सारे कांड होते हैं, लेकिन वो सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट उनका अपना है, उसके मुताबिक वो चलते हैं। वो हर जगह पुलिस नहीं घुसती है। तो क्या ग्राम सभा का अपना व्यवस्था नहीं है क्या? ग्राम सभा का अपना बाउंड्री नहीं है क्या? आप लिखते हैं यहाँ घूमना मना है, ठीक है, ग्राम सभा पत्थर में लिखता है संविधान, तो बोलते हैं कि आपका संवैधानिक कैसे हो गया भाई? मैं उस वक्त जानना चाहता हूं। इसलिए आज मैं यहां से चुनौती देना चाहता हूं उन सरकारी अधिकारियों को पूरे देश को कि जिन्होंने संविधान की गलत व्याख्या कहा है पत्थलगड़ी में, उनको मैं चुनौती देना चाहता हूं कि हमारे साथ लाइव डिबेट में आए, लाइव डिबेट में आए। जनता को मालूम चलना चाहिए कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। और तमाम बुद्धिजीवियों को मैं यहां से चुनौती देना चाहता हूं। आप 6-7 इंडिया का सबसे माहिर जो संविधान जानते हैं उसको लेके बैठिए आप। डर लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के 3-4 वकील जजों को लेके बैठिए, और मैं अकेला बैठूंगा, लेकिन लाइव होना चाहिए और लाइव डिबेट कीजिए। जो सवाल है मैं उसका जवाब दूंगा और पूरी जनता को मालूम चलना चाहिए कि पूरे 75 साल आजादी की बात है, आज तक भी आप झूठ बोलते आए हैं और संविधान की गलत व्याख्या कोई कर रहा है तो ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। इस तरह की बातें करते हैं आप। तो आज हमारी केस वापस हो गया। जज ने पूछा भैया आप क्या करते हैं, क्यों ऐसा? हम बोले कि संविधान की हम लोगों को समझाते हैं। आज भी हम संविधान की बातें कर रहे हैं क्योंकि संविधान हिंदी और अंग्रेजी में है। हमारे गांव के लोग अंग्रेजी हिंदी ना पढ़ सकते ना लिख सकते, उनको तो भाई बताना पड़ेगा ना क्या लिखा हुआ।
तो जज ने महिला जज से पूछी तो पत्थर क्यों गाड़ दिए भाई आप, संविधान बताने गए। हम बोले अंग्रेजी इतना मुश्किल है संविधान, पढ़ा लिखा समझता नहीं, तो गाँव वाला बताएंगे सुनेगा बेटिया क्या, पत्थर गाड़ेंगे तो वो आके सुनेगा, पूछेगा क्या है भाई, तो जल्दी समझ में आएगा, वो सेंटिमेंटल की परंपरा। तो जज बोलने लगे कि भाई CNT एक्ट में तो ऑलरेडी आपका जो है जमीन गैर आदिवासी को नहीं बेचना है ऐसा लिखा हुआ है, फिर क्या जरूरत है। तो मैंने बोला कि मैडम वही तो हम लोग बताने गए थे कि गांव में लोगों को, बहुत सारे लोगों को, अनपढ़ लोगों को मालूम नहीं है कि जमीन किसको बेचना है नहीं बेचना है। यही बात बताने गए तो आपने केस कर दिया, यही बात बताने गए तो आपने बोला कि हम भड़का दिया लोगों को। तो आज वह जज बोली लास्ट में कि यह केस आपके ऊपर सरकार और प्रशासन ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए किया गया है। साफ साफ बोले, कई वकील थे और कई लोग थे और सुन रहे थे, लाइव आपका जो है ऑनलाइन हो रहा था। इसलिए मैं यहां से बोल रहा हूं कि ये लाइव चल रहा है और सारे देश के लोग भी देख रहे हैं कि क्या हुआ। तो आज जो हमने संविधान जो लिखी थी या पत्थलगड़ी वो सही है, फिर गलत कौन है भाई? आपने हमारा केस ले लिया वापस, तो हम जो इतने साल जेल में रहे और हमारे परिवार, हमारा समाज प्रताड़ित हुआ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर आज हम सही हैं तो जो लोग हमारे पर केस लगा था उनको जेल नहीं जाना चाहिए क्या? या जो जज वहां आपका जो खुटे में बोल रहे थे पत्थलगड़ी बदनाम कर दिया सबको, आज वही जज लिखेगा कि आपकी पत्थलगड़ी सही है और आपकी केस वापस ली है, किस मुंह से लिखेगा हमको जानना चाहते हैं जज। तो कहीं न कहीं उनको बचाया गया। हम चाहते थे ट्रायल में जाए, गवाही हो। हम देखना चाहते थे कि एक आपका ड्राइवर जो गवाह है उसको देशद्रोह साबित करता, हमको संविधान के गलत हम बोल रहे हैं, एक ड्राइवर बताता उसका, एक चौकीदार जो है दूसरा तीसरा चौथा पढ़ा हुआ है वो बताता कि हम संविधान गलत है, वो गवाह है, हवलदार गवाह है, डंडा उलट खुला गवाह है हमारे केस में, SP और DC गवाह नहीं है। उनके बयान से ये साबित करना था कि हम देशद्रोह, हम ट्रायल में जाना चाहते ताकि पता चले कि गलत कौन था सही कौन था, लोगों को सामने ये बातें आनी चाहिए। तो एक ऐसा मुद्दा है CRPC की जो पेचीदगी है, जो जटिलता है, तकनीकी जटिलता है, इससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित है आदिवासी। इसलिए आज यहां से हम मांग करना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 केस पश्चिमी सिंहभूम में विल्किंसन रूल के तहत ट्रायल में वहां के DC ने ग्राम सभा को भेजा, पारंपरिक ग्राम सभा को, कि इस केस का आप लोग फैसला दीजिए। तो वही आपका कानून कहता है। जो बातें मैंने आपका छत्तीसगढ़ का बातें कही कि उसमें आपका जो है पेशा में जो है मेंशन है कि आपका कौन कौन केस आपका कोर्ट में जाएगा और कौन कौन सा केस ग्राम सभा डील करेगा। पुलिस आपका क्या वहां घुस सकती है लिखा हुआ। अगर वो किसी अपराधी को पकड़ने जाते पुलिस, अगर लिखित रूप से 3 महीना में ग्राम सभा 3 महीना तक चुपचाप रहता है, नहीं देता है, तो केस वो जो केस खत्म हो जाएगा, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो लिख क्या रहा, आप लिख क्या रहा, आदेश उसको बोलते हैं, आप आदेश आप दे रहे। CNT एक्ट में कैसे लागू होगा नहीं होगा, तो पेशा में आपका रहना चाहिए, ग्राम सभा के पास पावर आपका आ जाएगा उस पर। तो हम लोग आज एक यहाँ से एक आपका जो है आपका मांग करना चाहिए सरकार से कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अदालतों में लंबित सभी केस मुकदमों की समीक्षा कर केस वापसी की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। बहुत सारे आदिवासी मैंने देखा है जेल में था, कुछ नहीं किया, केवल वो जानता नहीं किससे निकलना, किससे झूठ मूठ से पकड़ के ले आया है। वो तकनीकी चीज नहीं जानता है, वो 2 दिन में छूटने वाला 2-2 साल 5-5 साल 10-10 साल जेल में। उसके घर वाला जानते नहीं, वो ठगता है, वो बताते नहीं है, वो निकल पाता नहीं है।
तो मैं आज यहाँ से चाहूंगा सरकार से, जो सुन रही है, आपका अलग अलग प्रदेशों की सरकार सुन रही थी और झारखंड के भी सरकार सुन रहे हैं, तो अनुसूचित क्षेत्रों, जनजाति बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अदालत में लंबित सभी केस मुकदमों की समीक्षा कर केस वापसी की प्रक्रिया शुरू कराई जाए, या यथासंभव उन मामलों को पुनः पारंपरिक ग्राम सभा को वापस भेजकर सुप्रीम कोर्ट के वेदांता फैसला 2013, विल्किंसन रूल 1837, संविधान के अनुच्छेद 13(3) का अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत रूढ़िगत विधियों के अधीन पारंपरिक तरीकों से सुनवाई और कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार नियमावली और कानून बनाकर उन्हें इजाजत दे, प्रारंभिक ग्राम सभा को कानून बनाकर, एवं स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को भारत के स्वतंत्रता के बाद ही सीआरपीसी 1898 और सीआरपीसी 1973 की पेचीदगियों से राहत दिलाने का पहल करे, यह हम लोग यहाँ से मांगते हैं। तो एक सेंटीमेंट था आपका खुटी में। तो सवाल है आज कि वो लोग बोलता है हम लोग कुछ भगाते नहीं, कोई बोलते नहीं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है देश में, मेंटल एंगर, मतलब कि वो दिमाग बहुत गुस्सा है किसी चीज को अंदर से, मतलब आदिवासी किसी चीज को लेकर बहुत गुस्सा है। एक सब्जेक्ट आ रहा है इसमें आपको बहुत बड़ी आपका चर्चाएं स्टार्ट होगी और मुझे लगता है कि आगे 1-2 साल में पूरे विश्व में बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा बनेगा, मेंटल एंगर। तो वो थोड़ा सा भी कुछ मौका मिलता था आदिवासी अपने गुस्सा और भड़ास कहीं ना कहीं किसी रूप में दिखाता है, और कहीं पत्थलगढ़ी भी भड़ास निकालने का तरीका था, काकरी डूंगरी भड़ास निकालने का तरीका है। अलग अलग क्षेत्रों में जो होता है, जो आपका टकराव होता है, कहीं अपना जो गुस्सा निकालता है। क्यों? क्योंकि आदिवासियों के ऊपर में भिक्षु बेवस्ताओं को थोप दिया गया है। आज आदिवासी अपने मन से ना खा सकता है कि वो बताता है आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कानून बना देता है। आपको क्या पहनना है, नहीं पहनना है, वो लोग बताते हैं। आपको किधर दरवाजा बनाना है, किधर पूजा करना है, कौन सा धर्म मानना है, कौन सा धर्म नहीं मानना है, जोहार बोलना है कि नहीं बोलना है, क्या बोलना है, सारी चीजों को आप तय कर रहे हैं। हमको कोई अपनी अभी व्यक्ति की आजादी नहीं रह गई। तो अंदर अंदर गुस्सा है आदिवासियों को, जब भी मौका मिलता है गुस्सा किसी न किसी रूप से निकलता है। पत्थलगढ़ी में कहीं ना कहीं लगता है कि गुस्सा का एक कारण रहा हो, जिसमें मैं सरकार से चाहूंगा कि इस बिंदु पर एक कारगर पहल हो, वार्ता बहुत अच्छी हो, और आपका जैसे मैंने बोला पेशा में नियमावली बननी चाहिए। अगर नियमावली बनता है तो मुझे लगता है कि 95% समस्या आदिवासी की समाप्त होती है अगर पेशा में नियमावली बनती है। तो एक बहुत मुद्दा है। और दूसरा एक बड़ा मुद्दा है, कौन मुद्दा है, पूरा देश का मुद्दा है, यहाँ का भी मुद्दा है, हमने अभी मांगों में चल रहा है। म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, नगर निगम, तो अभी अभी जो है छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने मुख्यमंत्री को वहां पत्र लिखा है और कहा है कि वहां 32 नगर निगम जो अनुसूचित क्षेत्र में है वो अवैध है, इसको रद्द किया जाए, लिख दिया। और जब तक आप पेशा की तरह ही आपका नगर निगम का कोई केंद्रीय कानून नहीं बनता है तो जो है आपका जो है यहाँ पर जो है नगर निगम नहीं हो सकता। तो उसने लिखा है। तो अगर आज यहाँ की सरकार सुन रही है तो वो थोड़ा इस पर आपका ध्यान दे कि केंद्रीय कानून बनाए बगैर आप अगर यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का चुनाव कराते हैं, गठन कराते हैं, उसमें कोई नियम नहीं है। जैसे आप जमशेदपुर के उदाहरण ले लीजिए, या कोई नगर निगम नहीं, अधिसूचित क्षेत्र आपका जो है आपका जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र चलता है। मतलब आपको एक दुकान लेना है तो जब तक वह नहीं आपको लाइसेंस परमिशन देगा आप दुकान नहीं लगा सकते, वो सरकारी नहीं है। आपको एक मॉल खोलना है, नहीं खोल सकते आप, ताकि जब जगह वो देगा, लाइसेंस सबका जो जिसको देगा या आपका टाटा मैनेजमेंट देगा। तो वहां तो कोई नियम नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, कैसे मिलेगा? तो किसको देता है? तो यूनियन के लोग हैं जो चमचा है उसको देते हैं। आदिवासी को मिल नहीं रहा है। आदिवासी इतने साल से यहाँ पे अगल बगल है, एक बिजनेस टाटा ने और टेटको ने बाकी क्यों नहीं दिया हम लोग? क्योंकि नगर निगम यहाँ नहीं है। बाकी जगह नगर निगम फिर क्यों है? मानगो में क्यों आ रहा है? फिर वहां भी असंवैधानिक है। तो इसीलिए पेशा की तर्ज में मेसा म्यूनिसिपैलिटी एक एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक एक्ट बनना चाहिए, उसके तहत नियमावली बननी चाहिए, उसको स्पष्ट
आपके क्या मिलेगा उस म्यूनिसिपैलिटी में, उसका अध्यक्ष कौन होगा आदिवासी, कितना परसेंट रिजर्वेशन होगा, उसके दुकान कितने आपको आदिवासी में होगा, वो उस क्षेत्र में जो पानी के टैक्स, बिल्डिंग के टैक्स, ये का टैक्स, वो का टैक्स, कितना आपका जो है छूट होगा, वो सारी चीज उसमें आपको जो है लिखित रहनी चाहिए। इसीलिए आपका कॉरपोरेशन पर जो है आपका जब तक केंद्रीय कानून नहीं बन जाता है, हमारी मांग यहाँ से है कि आपका जो है ये तमाम नगर निगम और नगर पंचायत जो अनुसूचित क्षेत्रों पे गठित किए गए हैं, उसको अविलंब सभी प्रदेशों के राज्य सरकार रद्द करे। और जब तक आपका केंद्रीय कानून आपका मेसा म्यूनिसिपल एक्सटेंशन प्रोसीड्यूर एरिया बनकर नहीं आती है, तब तक जो है उन आपका नगर निगम क्षेत्रों को, प्रस्तावित नगर निगम क्षेत्रों को जिला परिषद के आपका जिम्मे सुपुर्द किया जाए, ये हमारी मांग है। विस्थापन का बहुत बड़ा समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, पलायन का बहुत बड़ा समस्या आदिवासी क्षेत्र पे। अभी जो हम देख रहे हैं, आपको जो है आपका ट्रेनिंग कराता है 6 महीने का सरकार, और आपको चेन्नई, बेंगलोर 12,000 15,000 में आपका नौकरी मिलेगा बोल के ले जाता है बच्चा लोग, अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा लोग, आदिवासी लोग ज्यादा जाता है। फिर वहां जाके जाता है तो पता चला कि वो 8,000 दे रहा है, प्लस वहां शोषण चालू, वो बताता नहीं, बहुत सारे शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण वहां हो रहा है। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है, लाइसेंस है उसको। और कोई एक आया दाय का काम करने के दिल्ली ले जाता है, उसको 15 से 18,000 रुपए मिल रहा है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। लेकिन जो एक कागज में वो हजारों लोग लेके गया और वहां बंधक बना के काम कर रहा है, क्या वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है? वो एक तरह से बेचने की ही बात। सारे प्रदेशों से आके यहाँ पर 35,000 40,000 का उनको मजदूरी मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, और यहाँ के आदिवासियों को नौकरी नहीं मिल रहा है, उनको बाहर जाना पड़ता है और 8,000 10,000 तक नौकरी मिलता है। किस तरह का नीति है, किस तरह का पॉलिसी? फिर हमारी सरकार आदिवासी सरकार कहते हैं, उसकी क्या मतलब है? तो सरकार सिर्फ आदिवासी होने से ही आपको अधिकार मिलेंगे। आदिवासी सरकार को आदिवासी के अनुरूप नियमावली बनाने होंगे, और जितने जल्दी नियमावली बनाएंगे उतने आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, और उतने ही उसकी वोट बैंक बनेगा, उतनी ही मजबूत होगा। और जितना लेट करेगा फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर ये सरकार नियमावली नहीं बनाएगी तो क्या रघुवर दास की सरकार आपके आके जो है आदिवासी नियमावली बनाएगी? तो इसीलिए आपका जो है इस सरकार से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके जो है पेशा और वनाधिकार दोनों पर जो है आपका जो है नियमावली बना के सरकार को, आपका सरकारी अधिकारियों को जो है आपका आदेश दे, मतलब एक अधिसूचना जारी करे। आपके घर में टीवी में भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। तो आज आपका जो है बहुत दिनों के बाद, 3 साल के बाद मैं अचानक से आज बोल रहा हूँ, लय में भी नहीं हूँ, पता नहीं आपको समझ आया नहीं आया, लेकिन आपका जो है आपका और एक चीज छोटा सा मैं जाते जाते बोलना चाहूंगा। एक एनआरसी का भी एक बड़ा मामला है, आप इसको ध्यान नहीं दे रहे। एनआरसी आपका आधार कार्ड रहने से एनआरसी जो आपका नेशनल आपका जो सर्टिफिकेट सिटीजनशिप आपका जो आपका सिटीजनशिप रजिस्टर्ड जो बनेगा उसमें आपका आधार कार्ड है रहने से आपको मान्यता नहीं बोलेगा ये आपका ये है, भारत के नागरिक हैं। आपका वोटर कार्ड नहीं चलेगा, आपका राशन कार्ड नहीं चलेगा, कोई कार्ड नहीं चलेगा। आपका जमीन का दस्तावेज चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका बाप कब पैदा हुआ, सर्टिफिकेट होना चाहिए, माँ कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ। अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो आपको बोलेगा कि आप कहीं से भाग के आए हैं, अब बांग्लादेश या आसाम या कहीं से भाग के आए हैं, आपको जो है आपका यहाँ का नागरिकता नहीं मिलेगा। आपको एनआरसी के तहत आपको जो है डिटेंशन सेंटर में डाले जाएंगे। अगर हम चाय बागान देखते हैं आसाम और इसका, उनके पास दस्तावेज नहीं है, उसके पास जमीन का पट्टा नहीं है, वो साबित नहीं कर पाएंगे। अगर चाय बागान का लोग नहीं बोलेंगे कि हाँ ये है यहाँ का, अगर नहीं सर्टिफिकेट देगा तो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि हम इस देश का नागरिक हैं। सबके सब डिटेंशन सेंटर में चले जाएंगे आदिवासी, लाखों आदिवासी डिटेंशन सेंटर में जाएंगे।
इसीलिए इसको समझने की जरूरत है। उसके साथ साथ हमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आ रहा है उसको भी समझने की आवश्यकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को होगी। अगर सभी कानून समान हो जाएंगे तो सीएनटी भी समान हो गया और कोई भी जमीन ले सकता है। सीएनटी एक्ट रहते हुए आप जमीन नहीं बचा पा रहे हैं तो समान होगा तो कैसे बचाएंगे? शेड्यूल 5 समाप्त हो जाएगा, आप समान कानून लागू होगा तो कैसे आपका अधिकार ले पाएंगे? अब क्या करें? आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा क्योंकि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल समाप्त हो गया। एसटी एट्रोसिटी एक्ट समाप्त हो गया। हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रिविलेज और कानून आदिवासियों के पक्ष में, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो सामान्य हो जाएगा। लेकिन आपको क्या दिखाया जाता है? क्यों खुश होते हैं? अरे जम्मू कश्मीर में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने, जम्मू कश्मीर आपका तो टारगेट नहीं है, निगाह उसका जम्मू कश्मीर में है, लेकिन निशाना कहाँ है? आपका 5th शेड्यूल में आदिवासी निशाना है। सबसे ज्यादा नुकसान इस देश में किसी को होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से, वो आदिवासी होगा।